हेलो और वेलकम टू सिनेमा की दुनिया। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योतिका। सिनेमा जगत की सारी हलचल लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। भाई, साल का अंत होने वाला है और दिसंबर का महीना बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इस महीने में कई फिल्में रिलीज हुई, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी और बड़े पर्दे पर भी। वहीं बहुत सारी वेब सीरीज भी रिलीज हुई और बहुत सारे नए एक्टर्स ने भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की है फिल्म इंडस्ट्री में। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में या कहें सिनेमा की दुनिया में क्या कुछ खास रहा, चलिए फिर शुरुआत करते हैं और देखते हैं। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसा नाम जिन्हें सुरों का शहंशाह कहा जाता है और ये शहंशाह जिस किसी अभिनेता के लिए भी अपनी आवाज़ देता वो जैसे उसी की आवाज़ बनकर रह जाती। तो मोहम्मद रफ़ी को एक बार फिर उनके गीतों के जरिए याद करने की कोशिश करते हैं। कि गायकी है हुस्न फन तेरा रफ़ी, तेरे फन पे हम सभी को नाज है। मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज है। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है। और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज। 30 जुलाई 1980 की वो शाम थी। मुंबई तब बंबई हुआ करता था। मॉनसून अपने शबाब पर था। शाम का धुंधलका रात में तब्दील हो रहा था। रफ़ी के जनाजे में करीब 10,000 लोग शामिल हुए। उस रोज तेज बारिश हो रही थी, लेकिन लोग अपने प्रिय गायक के आखिरी दर्शन करना चाहते थे। उनके सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ। मोहम्मद रफ़ी की आवाज यकीनन जब तक संगीत रहेगा ये आवाज हमेशा सुनाई देती रहेगी। इस आवाज में जो एक पाकीज़गी है वो शायद ही और कहीं मिले। तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, तूने का दिल के सीनों में, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटा सुल्तान सिंह में रफ़ी का जन्म हुआ था। हाजी अली मोहम्मद के 6 बच्चों में रफ़ी दूसरे नंबर पर थे। उन्हें घर में फीकू कहा जाता था। गली में फकीर को गाते सुनकर रफ़ी ने गाना शुरू किया। 1935 में रफ़ी के पिता लाहौर चले गए। वहां भट्टी गेट के नूर मोहल्ला में उन्होंने हजामत का काम शुरू किया। रफ़ी के बड़े भाई के दोस्त अब्दुल हमीद ने रफ़ी की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने ही परिवार को मनाया कि वो रफ़ी को बम्बई जाने दें। ये 1942 की बात है। रफ़ी ने उस्ताद अब्दुल वहीद खान, पंडित जीवन लाल मट्टू और फिरोज निजामी से शास्त्रीय संगीत सीखा। 13 साल की उम्र में पहला पब्लिक परफॉर्मेंस दिया। तब उन्होंने के.एल. सहगल के गाने गाए थे। 1941 में उन्होंने पंजाबी फिल्म के लिए गाना गाया। फिर आकाशवाणी लाहौर के लिए गाने गाए। 1942 और 43 में बम्बई आने के बाद वो और हमीद 10 बाई 10 के कमरे में रुके जो भिंडी बाजार में था। 1944 में पहली हिंदी फिल्म में उन्होंने गाना गाया। फिल्म थी गांव की गोरी। हालांकि फिल्म 1 साल बाद रिलीज हुई। तब तक फिल्म पहले आपका गाना आ चुका था, जिसके संगीतकार नौशाद थे। नौशाद से ही उन्होंने दरख्वास्त की थी कि उन्हें अपने हीरो के साथ गाने का मौका दें। हीरो यानी कुंदन लाल सहगल। नौशाद साहब ने उन्हें निराश नहीं किया और गाने में कोरस की 2 लाइन गाने का मौका दिया। गाना था रूही 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 मेरे सपनों की रानी। रफ़ी को लेकर तमाम किस्से हैं जिनसे उनकी शख्सियत का अंदाजा लगता है। बात है 1962 के आसपास की। मुद्दा था
प्लेबैक सिंगर यानी पार्श्व गायक को रॉयल्टी मिलने का। लता मंगेशकर इसके हक में थी और चाहती थी कि रफी उनका साथ दे। लेकिन रफी का कहना था कि अगर निर्माता और संगीतकार ने एक गाना गवाया और उसके पैसे दे दिए तो फिर आगे क्या बवाल करना, गायक का काम यही खत्म हो जाना चाहिए। रफी का तर्क था कि अगर निर्माता को हिट गाने से फायदा होता है तो फ्लॉप से नुकसान भी होता है। फ्लॉप गाना होने की सूरत में वो गायक से पैसे वापस तो नहीं मांगता, ऐसे में फीस मिलने के साथ ही गायक का रोल खत्म हो जाता है। इस मुद्दे पर दोनों के बीच विवाद हुआ। शायद ही कोई संगीतकार हो जो उनका मुरीद ना हो। रफी साहब को दुनिया को अलविदा कहे 37 साल हो गए, लेकिन अब भी उस आवाज की ताजगी उसी तरह बरकरार है। न हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। शम्मी कपूर के तमाम नटखट गाने सुने, टूटे हुए ख्वाबों ने दिलीप कुमार के लिए गाए दुख भरे गीत, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। रोमांटिक गीत, भजन, बस नाम लीजिए, रफी साहब की आवाज आपको उसी मूड में पहुंचा देगी। दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। सही कहा गया है कि उनकी आवाज सीधे दिलों तक पहुंचती है, सीधे ईश्वर तक संपर्क साधने का काम करती है। 40 नहीं 400 साल बाद भी इस आवाज की ताजगी ऐसे ही बरकरार रहेगी। हास्य कलाकार ओम प्रकाश, जिस किसी फिल्म में भी उन्होंने अपना अभिनय दिया, यादगार बन गया। चुपके चुपके की बात करें या फिर बात करें नमक हलाल की, अपने बेहतरीन अभिनय के जरिए उन्होंने सबका दिल जीत लिया। ओम प्रकाश को एक बार फिर याद करते हैं उन्हीं की फिल्मों के जरिए। अब तुम ही बताओ, ये टीओ टू डीओ डू जियो गो क्यों नहीं, इसका मतलब मैं क्या करूं? सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली। बॉलीवुड अभिनेता ओम प्रकाश आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा फिल्मों में निभाए गए किरदार हमेशा उनके प्रशंसकों के दिलों में जिंदा रहेंगे। ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। 1937 में ओम प्रकाश ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए और वहां नौकरी करने लगे। फिल्म दासी से ओम प्रकाश ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इन्हें मैं यूं बनाता हूँ जान भैया। सर तो नहीं फिर गया तेरा? इन आने का आदमी और बकवास कितनी करता है। कुर्की लाया हूँ, कुर्की बाबू साहब, पैसा चुका दो वरना सामान जब्त हो जाएगा। फिर दुनिया गोल है, झनकार, लकीरें जैसी कई फिल्मों से ओम प्रकाश ने अभिनय में अपनी अलग पहचान बनाई। तकरीबन 350 फिल्में करने वाले ओम प्रकाश एक समय में अपनी हंसमुख छवि के कारण खासे प्रसिद्ध हो गए थे। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ ओम प्रकाश ने कई यादगार किरदार निभाए, जिनमें जंजीर, नमक हलाल, चुपके चुपके, लावारिस और शराबी जैसी कई सुपरहिट फिल्में रहीं। अरे इतना घटिया कि शेर ने शायरों की घटिया घटी कर दी। ओम प्रकाश ने खुद की फिल्म कंपनी खोली और भैया जी, गेटवे ऑफ इंडिया, चाचा जिंदाबाद, संजोग जैसी फिल्मों का निर्माण किया। बॉलीवुड फिल्मों में जब भी सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी अभिनेताओं की बात होती है तो ओम प्रकाश का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मैं तेरा सड़ा हुआ माल क्यों लूं? एक बात है, अगर तुम मुझे 20 रुपए नकद दे दे तो हाँ, तब तो सब पूरे हो जाएंगे। अब तो फिर ला दो नोट 10।
ये ले 21 फरवरी 1998 को सदाबहार अभिनेता ओम प्रकाश ने हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन उनके निभाए फिल्मी किरदार लोगों के जहन में आज भी जिंदा हैं। ले बेटा, ये 1 रुपया यादगार के तौर पे रख ले, चांदी का है, मगर खर्च नहीं करना है। पूर्वी उत्तर भारत का एक खूबसूरत हिस्सा है असम, और असमी सिनेमा का अपना एक खास महत्व है। असमी सिनेमा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि प्रदेशों में भी अपना परचम लहरा चुका है। कई असमी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक खास पहचान बना चुकी हैं। तो आइए फिर असमी सिनेमा के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य, जहां की खूबसूरती को अक्सर फिल्मकार अपने कैमरे में कैद करते रहे और सिल्वर स्क्रीन पर लोगों को नया अनुभव हासिल हुआ है। एक समय था जब अन्य राज्यों की फिल्में यहां खूब पसंद की जाती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। अब यहां भी कई बेहतरीन फिल्में बन रही हैं, जिनमें यहां की संस्कृति और कहानियों को अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। बात अगर असम की सिनेमा की करें तो रीमा दास की विलेज रॉक स्टार्स फिल्म को ऑस्कर की फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के लिए भेजा गया था। भले ही ये फिल्म जीत का सेहरा ना पहन पाई हो, लेकिन फिल्म सभी जगह खूब पसंद की गई। रीमा दास ने अपने काम करने के जुनून में कोई कोताही नहीं बरती और फिर बुलबुल कैन सिंग नाम की एक और फिल्म बना डाली, जो दुनिया के कई फिल्म महोत्सव में पसंद की जा रही है। फिल्म बनाने का जुनून अभी तक उन पर कायम है। अन्य फिल्मकारों की बात करें तो विद्युत कुटोयक की फिल्म रेनबो फील्ड्स ने भी कई फिल्म महोत्सव में वाहवाही बटोरी है। সেই যে রায়ত হৈছিল সেই জায়গাটুকুৰাত নেলি আমি ইয়াত বহি। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा अहिंसा के बीच अपने आप को घिरता पाता है और वह इन सब से निजात पाने की जुस्तजू में रहता है। কিন্তু ককা মইতো তোমাৰ নাটক দেখাই নাই। তেনেহলে এইবাৰ চাবা। এইবাৰ আমাৰ নাটক চাবই লাগিব। তোমালোকৰ মা দেউতাক মই কৈ দিম। 2016 से 2018 में बोरनोदी भोतियाई, माजराती केतिकी और कोथानोदी जैसी फिल्मों ने सिनेमाघरों में दस्तक दी और लोगों ने इन फिल्मों को खूब पसंद किया। আপুনি যাক কৈ মোৰ কাৰণে আৰু একো কৰিব নালাগে। মই তোৰ ভালেই কৰিব খুজিছো। মই জানো নিজৰ পোৱালি কাষত নাথাকিলে কেনেকুৱা লাগে। চম্পাৱতীৰ গিৰিয়েক নিজ ইচ্ছাৰে আহিছে। এইবাৰ আপুনি ক'ৰ বনৰ পৰা এডাল সাপ ধৰি আনিছে। সেই বনৰ কোঁৱৰ আমাৰ কেনে কপাল, তুমি যে আমাৰ ফালে চকু মেলিছা। इस बीच 2018 में आई उत्पल भोर पुजारी की फिल्म ईशू को नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए चुना गया। फिल्मकार मंजू बोरा को कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उनकी फिल्म कोयात यानी अ साइलेंट वे को भी खूब पसंद किया गया। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे सुधीर पालसाने, जिन्होंने कई असम की फिल्मों को अपने कैमरे में कैद किया है। ऐसी पहली आसामी फिल्म बनी जिसे प्रोड्यूस किया था NFDC ने। साथ ही फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। This changed slightly with the release
of Ashok Kumar Bishaya's Jobane Amoni Kore in 1998, and it was totally a commercial film that has poured a new life to the almost dying industry of Assamese cinema, and it was a major hit. Still now it is in impact, and means its popularity is intact. And Munin Borua's Hiya Diania, which was released in the year 2000 also was a major commercial hit. Rima Das's Village Rockstars that was released in the year 2017, and its twin film Bulbul Can Sing in the year 2018 gives soul to the new flow of Assam. Besides winning 4 National Film Awards, the former has been highly appreciated in various national and international film festivals for its rustic reality. And it has to be mentioned, it is worth mentioning, that Village Rockstar was an one-man army. It was made totally, solely by Rima Das. And it is noteworthy that this film is solely a single-handed creation of Rima Das, who in addition to directing the film did the writing, cinematography and the editing too. Her daring venture is an inspiration to the new generation of aspiring filmmakers of Assam. And the box office success of Munin Borua's Ramdhenu, which was released in the year 2011, Jubin Garg's Mission China 2017, and Kanchanjunga in 2019, and Jotin Bora's Ratnakar in 2019, has proved that Assamese films have a place in the Millionaires League. अब अगर इतिहास में पुरानी तारीखों पर नजर डालें तो इस बात का इल्म हो जाएगा कि असम में सिनेमा कोई नया नहीं है। 1935 में बनी पहली आसामी फिल्म जो मोती बनी, जिसका श्रेय लेजेंडरी पोएट ज्योति प्रसाद अग्रवाला को जाता है। गौरतलब है कि यहाँ की फिल्मों को देखकर यहाँ के समाज से वाकिफ होना लाजमी सा हो जाता है। ज्योति प्रसाद की दूसरी फिल्म इंदिरा मालती को भी खूब पसंद किया गया। 1937 में परमाथेश बरुआ ने फिल्म देवदास को असम भाषा में बनाया। फिल्म अपने आप में लाजवाब थी। इन बातों के बीच संगीत की दुनिया में अनमिट छाप छोड़ने वाले भूपेन हजारिका का नाम सबसे ऊपर आता है। हिंदी के अलावा अपने क्षेत्रीय भाषा को अपने गीत संगीत में उतारकर नई मिसाल पेश की। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। 1950 में रिलीज हुई प्याली फूकन फिल्म के डायरेक्टर फानी शर्मा थे। मुनिन बोरा, जानू बरुआ और भूपेंद्र नाथ साइकिया ये वो नाम हैं जिन्होंने असमी सिनेमा को आगे बढ़ाया, और अब आदिल हुसैन और जतिन बोरा भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। अगर हम लोग असमी सिनेमा के इतिहास के बारे में बात करें तो हम लोग को जाना पड़ेगा सन 1903 तक। And inspecting the present scenario of Assamese cinema, it calls for a retrospection of its history and evolution. In the early part of the last millennium, in 1903, to be precise, two illustrious sons of Assam, Jyoti Prasad Agarwala and Pramati Chandra Borua, they were born at Tejpur and Gauripur respectively. The former in 1935 gave the Northeast, not only to Assam, to entire Northeast, its first film, the enchanting Joymoti. The latest 1937 version of Devdas, it is the third remake, and in Assamese inculcated modern means such as flashback montage besides the natural acting by the artists to portray the common human dilemma via what is now termed as the subjective camera. These two films in particular set up for the cinema of Assamese a butterfly canvas for future masters such as Sarveshwar Chakraborty, Dr. Bhupen Hazarika, Bhavendranath Saikia, Podum Borua, Samarendra Narayan Dev, Nalin Duara, Brajen Borua, Nib Borua, Jahnu Borua, and Dr. Santana Bordoloi, Utpal Datta, and so on. Actually, the relatively tiny population
combined with the weak spending power of Assamese audiences meant that this regional film industry was bound to find it a little difficult to compete in terms of production values with the invading Hindi mega blockbusters. Consequently, the decade between the late 80s and late 90s witnessed a bitter financial hiatus. Actually, the entire history of Assamese cinema, right from 1903 to this time, to the contemporary time, 2021, it can be divided into two parts. That is, before Jo Bone Amoni Kore, that was released in 1998, and after 1998. Felicitate Amy Barua for her outstanding contribution to the Indian cinema with Sencore. 2021 के इफ्फी समारोह में असम से 4 फिल्मों, 3 फीचर और 1 गैर फीचर ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा में जगह बनाई थी। बिस्वजीत बोरा द्वारा बुम्बा राइड, मिशिंग और विशाल पी चालिया द्वारा सीजो को फीचर सेक्शन में चुना गया है, जबकि किशोर कलिता की डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीरांगना को गैर फीचर श्रेणी के लिए चुना गया था। हाउबम पवन कुमार की एक मणिपुरी गैर फीचर फिल्म को भी इस खंड के लिए चुना गया था। पवन कुमार की डॉक्यूमेंट्री पाबुंग श्याम को नॉन फीचर सेक्शन में चुना गया था। असम की सिनेमा की विरासत इतनी बड़ी है कि इन्हें चंद लफ्जों में समेटा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो भाषा की जंजीरों को तोड़कर समाज के आईने से सभी को रूबरू कराता है, और असम की फिल्मों में वहाँ की संस्कृति और समाज को समझना एक बेहतरीन अनुभव होता है। बिना किसी डायलॉग के घंटों तक आपको हंसाने वाले छोटे से कद के किरदार थे चार्ली चैपलिन। अपने आप में खास चार्ली चैपलिन ने जिस फिल्म में भी अपना अभिनय दिया, कमाल कर दिया। 25 दिसंबर को जब दुनिया क्रिसमस की खुशियां मना रही होती है, उसी दिन चार्ली चैपलिन ने सबको अलविदा कहा था। चार्ली चैपलिन बिना शक दुनिया के सबसे जाने माने कॉमेडियन रहे। दुनिया भर को हंसाने वाले इस आदमी का जीवन खुद अफसास से भरा रहा। माँ स्टेज एक्ट्रेस थी, चार्ली के पिता शराबी थे और माँ को मानसिक बीमारी के चलते बाद में पागल खाने जाना पड़ा। इनका बचपन काफी जद्दोजहद से गुजरा, लेकिन चार्ली चैपलिन ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बिना एक शब्द बोले पूरी दुनिया को हंसाया। ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में उन्होंने अपनी एक्टिंग में कॉमेडी के रंग बिखेरे थे। एक बार जब माँ गाना गा रही थी, तभी उनकी आवाज बंद हो गई। वो स्टेज पर गाना ना गा सकी। बाहर बैठे दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसे में मैनेजर ने लगभग 5 साल के चार्ली को स्टेज पर खड़ा कर दिया। इस प्रकार पहली बार चार्ली दर्शकों से मुखातिब हुए। उन्होंने अपनी भोली आवाज में माँ के गाने की नकल की, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी। यही चार्ली की पहली कमाई थी। शायद तभी चार्ली के छोटे से मन ने हास्य के उस सिद्धांत को गढ़ लिया था कि असल में जो बातें दुख का कारण होती हैं, वो नाट्य या फिल्म में हास्य का कारण बनती हैं। यही वजह है कि आगे चलकर चार्ली की फिल्मों में दुख, दरिद्रता, अकेलापन तथा बेरोजगारी का चित्रण किया गया है। सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक होने के अलावा अमेरिकी सिनेमा के क्लासिकल हॉलीवुड युग के प्रारंभिक से मध्य तक एक महत्वपूर्ण फिल्म निर्माता, संगीतकार और संगीतज्ञ थे। चैपलिन मूक फिल्म युग के सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे, जिन्होंने अपनी फिल्मों में अभिनय, निर्देशन, पटकथा, निर्माण और अंततः संगीत दिया। मनोरंजन के कार्य में उनके जीवन के 75 वर्ष बीते। 1919 में मैरी पिकफोर्ड, डुलास फेयरबैंक्स और D.W. ग्रिफ्ट के साथ चैपलिन ने यूनाइटेड आर्टिस्ट की सह-स्थापना की। जब वो 12 साल के हुए तब उन्हें एक लेजिटिमेट मंच के कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला और शर्लॉक होल्म्स में विलियम ग्लिट के सहयोग में पेज बॉय बिली के रूप में उपस्थित हुए।
इसके पश्चात सन 1908 में चार्ली ने वॉन्डेविले कंपनी में हास्य कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत की, जिससे आखिरकार उन्हें सन 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स की फ्रेड कार्नो रेपरेटरी कंपनी के साथ मुख्य अभिनेता बना दिया गया। सन 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। अगले एक साल में चैपलिन 35 फिल्मों में दिखाई दिए। बाद में चैपलिन सन 1915 में एसएनए कंपनी में काम करने लगे, जहां उन्होंने 14 फिल्में की, जिसने चैपलिन के करियर को प्रत्यक्ष नायक के रूप में स्थापित किया। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज हुई, लेकिन उसे अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया। You and me together. Desire is the theme of all life. अमेरिका से चार्ली को बहुत लगाव था, इसलिए वे अपने वतन इंग्लैंड से भी दूर गए, किंतु अमेरिका की बेरुखी ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। उनकी पत्नी ओना ऑनिल ने भी अमेरिका की नागरिकता को छोड़ दिया और चार्ली के साथ स्विट्जरलैंड में जाकर रहने लगी। चार्ली को जीवन में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 1929 में अकादमी मानद पुरस्कार दी सर्कस के लिए दिया गया। 1972 में लाइफ टाइम अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 1952 में सर्वोत्तम ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर पुरस्कार लाइमलाइट के लिए प्राप्त हुआ। 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर में किए अभिनय के लिए सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1972 में करियर गोल्डन लॉयन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि चार्ली आज भी लगभग सभी के दिलों में बसते हैं। उनके अभिनय से आज की पीढ़ी भी आनंदित होती है। आज भी कई कलाकार उनके अभिनय की नकल करते हैं। वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जा रहे इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई हलचल के साथ, और साल के अंत तक जाते जाते नई खबरें समेट कर लेकर आएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम सिनेमा की दुनिया में। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।